हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का जो पेपर है वो 14 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, उसमें जो हमारा सीटेट पेपर 2 होता है जिसके अंदर हमें 60 मार्क्स का साइंस एंड मैथमेटिक्स का एक कॉमन पोर्शन आने वाला है। उसके लिए हम साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपका साइंस का टोटल सिलेबस है जिसमें से हम फूड वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट का टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ, मैग्नेट का टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ। और मटेरियल्स वाले में हमने क्या शुरू कर रखा है, फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें मैंने आपको है ना 6th क्लास में जो फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कराया था। आज हम 7th क्लास और 8th क्लास में जो चैप्टर्स इस टॉपिक से रिलेटेड है उनको कवर करेंगे। तो हमारे जो क्लास 7th है उसके अंदर भी फाइबर टू फैब्रिक नाम का एक चैप्टर है। 6th क्लास का जो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है उसको हम कवर कर चुके हैं। तो जो हमारी ऊन है वो हमें किससे मिलती है, हमारी जो शीप या कैमल रैबिट होते हैं उनके ऊपर जो पतले पतले हेयर्स होते हैं, फ्लीस होते हैं, जिनको हम हेयर्स को क्या बुलाते हैं, फ्लीस बुलाते हैं, उनसे हमें मिलते हैं। हमारा जो सिल्क है वो हमें किससे मिलता है, सिल्क मॉथ जो एक इंसेक्ट है उसके कुकून से मिलता है। कुकून का मतलब क्या होता है, वो क्या करता है जब वो इंक्रीज कर रहा होता है, अपने आप को लार्वा में कन्वर्ट करता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बाहर बहुत सारे धागे बुन लेता है। ठीक है, उसको ही हम क्या बुलाते हैं, कुकून बुलाते हैं। और उस कुकून को ही हम क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हम बहुत सारे धागे बना लेते हैं सिल्क का कपड़े बनाने के लिए। ठीक है, वूल हमें किस किस से मिल सकती है, शीप से मिल सकती है, गोट से मिल सकती है, याक से मिल सकती है, रैबिट से भी मिल सकती है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल से हमें वूल मिल सकती है, ऊन मिल सकती है। ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर, शीप के ऊपर है ना ऑलमोस्ट 2 टाइप के हेयर होते हैं। एक होता है मोटे मोटे कोर्स बियर्ड हेयर, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है, उनकी स्किन के पास है ना ऊन बनाने के लिए मोस्टली हम जिसको इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही फाइन और सॉफ्ट होता है। आपने देखा ना जो आपके ऊन के कपड़े होते हैं वो कितने सॉफ्ट होते हैं। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का वूल यूज किया है तो बहुत ही सॉफ्ट होंगे। और अगर आपका जो कोर्स बियर्ड हेयर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम मोटे वाले कंबल बना रहे होते हैं ना, ठीक है, जो बहुत रफ से होते हैं, ठीक है, वो उसके लिए, उसको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे सॉफ्ट वाले जितने भी है उसको हम बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या होती है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, का मतलब होता है हम उस ब्रीड को प्रमोट कर रहे हैं जिसके अंदर वो ट्रेट है जो हमें चाहिए। सोचो हमने है ना कोई शीप देखी और हमने देखा इस शीप के पास तो है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हेयर आ रहे हैं इसके, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रोजेनी को और इंक्रीज करेंगे, उसको उसके जो बच्चे होंगे हम चाहेंगे कि उसके जितने ज्यादा बच्चे हो वो क्या करेंगे, इसी क्वालिटी का वूल उनके पास से हमें मिलेगा। तो इस ब्रीडिंग को हम क्या बुलाते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बुलाते हैं। जब हम है ना एक पर्टिकुलर ट्रेट चूज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए हमें इसको ब्रीड करना है और हम उसको ब्रीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो याक का वूल होता है वो मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको पता है याक जो होता है ना उसकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वूल पाने के लिए। ठीक है, मोस्टली आपको याक कहाँ देखने को मिलता है, तिब्बत वाले एरिया में, लद्दाख वाले एरिया में आपको याक देखने को मिलता है। ठीक है, मोहेर जो होती है वो आपको अंगोरा गोट से देखने को मिलता है, जो कहाँ पे मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोहेर टाइप का जो वूल मिलेगा वो आपको किससे मिलेगा, अंगोरा गोट से मिलेगा। और अंगोरा गोट कहाँ देखने को मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको पता है कश्मीर की पश्मीना शॉल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। वो जो पतले कश्मीरी गोट का जो फर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत पतला होता है। कैमल्स के जो हेयर होते हैं, फर होते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं वूल प्राप्त करने के लिए। उसके अलावा लैमेला और एलेपेसा जो होते हैं वो कहाँ मिलती है, साउथ अमेरिका में मिलती है। इनसे भी हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। ये देखो हमारी है ना कुछ ब्रीड का नाम लिखा हुआ है, फिर इनसे आपको किस टाइप की वूल मिलेगी ये लिखा हुआ है, और कौन सी स्टेट में मिलती है ये लिखा हुआ है। तो जो आपकी लोही ब्रीड है उससे आपको बहुत ही अच्छे प्रकार की ऊन मिलती है। और ये कहाँ पे मिलती है, लोही ब्रीड की जो ये आपको कहाँ मिलती है, राजस्थान और पंजाब में मिलेगी। रामपुर बुशेर जो है इससे आपको ब्राउन कलर का फ्लीस मिलेगा, यानी कि इसके जो बाल होते हैं वो किस कलर के होते हैं, मोस्टली ब्राउन होते हैं। ये आपको उत्तर प्रदेश और हिमाचल में मिलेगी। उसके बाद जो नाली ब्रीड है वो आपको कारपेट वूल, आपके घर में जितने भी कारपेट्स होते हैं ना उनको बनाने के लिए जो वूल इस्तेमाल होता है वो हमें नाली से मिलता है। नाली एक ब्रीड का नाम है। ये कहाँ पर मिलती है, मोस्टली राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलेगी। उसके बाद आती है बकरवाल,
इससे है ना आपकी जो वुलन शॉल होती है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में होती है। मारवाड़ी, जिसके जो बाल है वो थोड़े मोटे होंगे, कोर्स होंगे, ठीक है, ये गुजरात में मिलती है। और पाटनवाड़ी भी कहाँ मिलती है? गुजरात में मिलती है। हौसरी का सामान बनाने के लिए आप इसकी वूल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब है हमें फाइबर से वूल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने है ना शीप की रेयरिंग और ब्रीडिंग की, ठीक है। शीप जो होती है वो क्या करती है? घास खाती है, हार्बीवोर होती है, घास और पत्ते खा रही होती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शीप के है ना बहुत पतली सी जो फ्लीस की लेयर है उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर आ रखे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं? फ्लीस बुलाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी एक पतली पतली स्किन की लेयर उतार लेते हैं जिसके ऊपर सारे के सारे हेयर्स प्रेजेंट हो गए। और इस प्रोसेस को, जब आप फ्लीस को निकाल रहे हो शीप की बॉडी से, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? शेयरिंग बुलाते हैं। अब आपकी जो स्किन आपको मिल गई है उसको आप बहुत अच्छे से साफ करोगे। उसके ऊपर जितना भी ग्रीस, डस्ट, डर्ट, जो भी गंदगी उस पर लगी हुई है उसको अब आप रिमूव कर रहे हो। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? स्काउरिंग बुलाते हैं। यानी कि जब आपने गोट के ऊपर से बाल उतारे उसको हमने शेयरिंग बुलाया। जब आपने उन बालों को बहुत अच्छे से साफ किया, उनकी गंदगी हटाई, उसको हम स्काउरिंग बुला रहे हैं। स्काउरिंग के बाद हम क्या करते हैं? शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग का मतलब होता है अब आप ये चूज करते हो कि ये वाले बाल इस क्वालिटी के, इनको इधर रखो, ये वाले क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी वाले बालों को साइड में रखो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग बोलते हैं। उसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा जब आप अपने ऊन वाले कपड़ों को धो रहे होते हैं ना, तो उसके ऊपर है ना रुआ 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 आ जाता है, ठीक है, उनको हम क्या बुलाते हैं? जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको हम बर्ड्स बुलाते हैं। और ये जो इन हेयर को अच्छे से सॉर्ट करके रखा गया था ना, इनके अंदर जितने भी बर्ड्स है अब उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है, जितने भी रुआ आ गया उसको हटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप फाइबर्स की डाई करते हो, उसको आप अपने पर्टिकुलर चॉइस का सोचो कि आपको पिंक कलर चाहिए तो आप पिंक कलर में उसको डाई करोगे, आपको ब्लैक कलर चाहिए आप ब्लैक कलर में डाई करोगे। और उसके बाद आप इससे बनाना शुरू कर देते हो, यार्न बनाना, रोल बनाना शुरू कर देते हो। उसके बाद आपने है ना एक बीमारी के बारे में सुना होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्टर डिजीज बोलते हैं। तो ये एक ब्लड डिजीज है जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सॉर्टिंग वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, लेबर्स जो सॉर्टिंग वाला प्रोसेस करता है उनको ये बीमारी हो जाती है। और ये किसकी वजह से होती है? एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एंथ्रेक्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंथ्रेक्स बैसिलस जो है वो एक बीमारी आपको दे सकता है जिसका नाम क्या है? सॉर्टर डिजीज, ठीक है। तो और ये किस टाइप की डिजीज है? एक ब्लड डिजीज है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट उन्होंने इसमें दिया हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिल्क, ठीक है। तो आपको पता है सिल्क भी कैसा फाइबर है? एक नेचुरल फाइबर है। किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। एनिमल मतलब क्या है? एक इंसेक्ट है, ठीक है। तो सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? जब आप है ना सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हो ताकि आपको सिल्क मिल सके, ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं? सेरिकल्चर बुलाते हैं। आपसे एक मार्क में पूछा जा सकता है कि सेरिकल्चर क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल, अब आपको देखनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा सिल्क मोथ है वो क्या करता है? अंडे देता है, ठीक है। और उन अंडों में से क्या निकलता है? कैटरपिलर निकलता है, जिसको हम लार्वा निकलता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? या तो सिल्क वॉर्म बुलाएंगे या फिर कैटरपिलर बुलाएंगे, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे और ग्रो करता है और क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है। अब वो प्यूपा स्टेट क्या करने लग जाती है? अपने आप को बचाने के लिए ना बाहर एक प्रोटीन रिलीज करने लग जाती है। और जैसे ही हवा पे एक्सपोज होता है उस प्रोटीन के ऊपर, जैसे ही हवा पड़ती है ना तो वो एकदम से अपने आप को हार्ड बना लेता है, ठीक है। अब कैटरपिलर ने प्रोटीन से पूरा का पूरा अपने आप को पूरा कवर कर लिया और इसी फाइबर को हम क्या बुलाते हैं? इसी को हम कुकून बुलाते हैं। और इस कुकून से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। जब हम इसको हॉट वाटर में डालेंगे ना तो धागे 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 निकलने लग जाएंगे और उस धागों का इस्तेमाल हम क्या करेंगे? सिल्क बनाने के लिए करते हैं। तो आपसे है ना सिल्क मोथ जो है वो सबसे कॉमन, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो होता है मलबरी सिल्क। तो आपको पता है जो हमारी शहतूत की पत्तियां होती है ना, तो शहतूत की पत्तियों पे जो सिल्क फीड कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मलबरी सिल्क बोलते हैं। यानी कि मलबरी ट्री लीव्स के ऊपर जो सिल्क वर्म हमने रख रखे होंगे वहां पर जो ग्रो कर रहे होंगे, यानी कि शहतूत की पत्तियां खा खा के जो सिल्क बड़ा हो रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं? मलबरी सिल्क बोलते हैं। तो सिल्क के है ना बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, अलग अलग टाइप का सिल्क मिलता है हमारी कंट्री में, इवन बाहर भी, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के हो सकता है? अगर वो शहतूत की पत्तियां खा के बड़े हो रहे हैं तो उसको हम मलबरी सिल्क बुलाते हैं, तसार सिल्क बुलाते हैं, एरी सिल्क बुलाते हैं, मूगा सिल्क बुलाते हैं, कोसा सिल्क बुलाते हैं। आपसे ना एक मार्क में पूछ ले जाता है कि मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, ईरी सिल्क, कोसा सिल्क,
मूगा सिल्क, ये सब सिल्क के टाइप है या नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब है ना सिल्क के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। नेक्स्ट है सिल्क की डिस्कवरी सबसे पहले चाइना में की गई। चाइना में जब डिस्कवर किया गया ना, बहुत सालों तक उन्होंने दूसरों से छुपा के रखी है बात, फिर जब बहुत टाइम के बाद ये डिस्कवर हुई, तो जिस रूट के थ्रू सिल्क है ना चाइना से दूसरी कंट्रीज में जाता था, उस वाले रास्ते को हम क्या बुलाते हैं, सिल्क रूट बुलाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कुकुनों को आप इकट्ठा करते हो, उनको आप है ना बहुत सारी देर या तो सन में ड्राई करने के लिए रख देते हो, या फिर आप उसमें बहुत ज्यादा गर्म पानी डालते हो, स्टीम डालते हो, ताकि क्या होने लगे, आपके जो सिल्क फाइबर है वो अलग होने लग जाए, ठीक है। तो जब आप कुकून के अंदर से ये पूरे के पूरे धागे निकाल रहे हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करनी है, यानी कि उन्हें आपने कीड़ों को पालना है, रेशम के कीड़े आपको पालने हैं। फिर धीरे धीरे जब वो कुकुन बना लेंगे, उसको आप एक्सपोज करोगे और उसके अंदर से सिल्क निकालना शुरू कर दोगे, और फिर आप अपने सिल्क को क्या बना लोगे, फाइबर्स बना लोगे, और उससे आप जो भी आपको सिल्क की साड़ी बनानी है, कपड़ा बनाना है, दुपट्टा बनाना है, वो सब आप बना सकते हो, ठीक है। ये देखो लाइफ साइकिल है। सबसे पहले एक अडल्ट मॉथ है, उसने अंडे दिए, ठीक है, उसने ना लीव्स के ऊपर बहुत सारे अंडे दे दिए, ये अंडे अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लार्वा स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये पत्ती खाते रहता है, मलबरी लीव्स की पत्तियां खा रहा है खा रहा है खा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, अपने बाहर एक प्रोटीन को रिलीज करना शुरू करेगा, कुकून बना लेगा। जब ये कुकून आपका क्या करता है, हार्ड बन जाता है, प्यूपा स्टेज पे जब ये हार्ड बन जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, इस स्टेज में हार्वेस्ट कर लेते हैं, और इससे क्या बना लेते हैं, सिल्क प्राप्त कर लेते हैं। और अगर आप इसको ग्रो करने दोगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, अडल्ट मॉथ बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कुकून वाली स्टेज पे हम इसको उठा लेते हैं, और इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं, अपना सिल्क बनाने के लिए। उसके बाद हमारी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्लास 8 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपको पता है नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं और सिंथेटिक फाइबर किसको कहते हैं। तो जो नेचर में जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है, उनसे जो फाइबर हमें मिलता है उसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं, जिसके अंदर कौन आएगा, हमारा कॉटन आएगा, जूट आएगा, वूल आएगा, सिल्क आएगा। ये सब कैसे फाइबर्स है, नेचुरल फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है ऐसे फाइबर जिनको ह्यूमंस ने बनाया है, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मैनमेड फाइबर कहते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। उसके बाद होता है पॉलीमर क्या है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो बहुत सारी स्मॉल यूनिट से मिल के बना होता है, ठीक है। और हर एक यूनिट जो है वो क्या है, एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस है, क्योंकि उसको ह्यूमंस ने बनाया है, ठीक है। तो जब है ना ऐसी बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को आप ऐड कर देते हो, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, पॉलीमर। देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट्स, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब पॉली का मतलब है मैनी और मर का मीनिंग है यूनिट्स या फिर पार्ट, ठीक है। तो पॉलीमर है ना नेचर में भी होता है। तो आपका जो कॉटन है ना वो एक पॉलीमर है, वो किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज की यूनिट से बना है। यानी कि जब है ना बहुत सारी ग्लूकोज की, सेल्यूलोज की यूनिट्स जुड़ी रहती है आपस में, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, सेल्यूलोज बुलाते हैं, कॉटन बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है रेयॉन, ठीक है। तो अगर आप है ना अपनी वुड पल्प, यानी कि आपकी जो लकड़ी है उसका जो पल्प है, उसको अगर आप केमिकली ट्रीट करते हो, तो इससे हम क्या बनाते हैं, रेयॉन बनाते हैं। इसको हम है ना रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बुलाते हैं, ठीक है। रेयॉन आपको मिल तो रहा है एक नेचुरल सोर्स है, वुड जो है वो एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन इसको हम मैन मेड फाइबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको आपने ना केमिकली ट्रीट किया है, अपने आप नहीं बनता है। देखो कॉटन जो है वो जब पेड़ पे है तभी वो एक नेचुरल फाइबर है, लेकिन इसको है ना वुड पल्प को हमें केमिकली ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इससे रेयॉन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रेयॉन को हम है ना कॉटन में मिक्स करते हैं ताकि बेडशीट्स बना सके, कारपेट्स बना सके। वूल में मिक्स करेंगे तो कारपेट बना पाएंगे, उसमें अगर हम कॉटन ऐड करेंगे तो हम बेडशीट बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नायलॉन। नायलॉन है ना मैनमेड फाइबर है, और इसको पहला फुल्ली सिंथेटिक मैनमेड बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन है, नायलॉन है। अगर आपसे एक मार्क में पूछा गया कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नायलॉन था। नायलॉन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, वेट में बहुत ही लाइट होता है, बहुत शाइन होती है इसके अंदर, और इसको साफ करना, वॉश करना बहुत ही आसान है, और ये कपड़े बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नायलॉन से हम है ना बहुत सारी चीजें बनाते हैं, सॉक्स बनाएंगे, जो आपके जो मोजे होते हैं, आपकी जो रस्सियां होती है, आपके जो टेंट होते हैं, टूथब्रश होते हैं, कार की जो सीट बेल्ट होती है,
आपका जो स्लीपिंग बैग है, आपके जो कर्टन है, वो सब किसके बने होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन इतना स्ट्रांग होता है, जो आपके पैराशूट्स होते हैं ना, वो भी नायलॉन से बनाए जाते हैं। और आप रॉक क्लाइंबिंग अगर कर रहे हो, अगर आपको ट्रैकिंग करने का शौक है, वहां पे आपको पत्थरों पे चढ़ने के लिए जो रोप आप इस्तेमाल करोगे, वो भी किसकी बनी होती है? नायलॉन की बनी होती है। नायलॉन के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि नायलॉन का धागा है ना, स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। नायलॉन पहला फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन था, तो नायलॉन था। और रेयन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। और रेयन हमारा किससे बनता है? जब आप वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करते हो तो उससे हमें क्या मिल जाता है? रेयन मिल जाता है। उसके बाद आता है पॉली ईस्टर। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, ईस्टर का मतलब होता है, ईस्टर एक टाइप का केमिकल है। तो जब बहुत सारी ईस्टर की रिपीटिंग यूनिट्स लगी होगी तो हम क्या बन जाएगा? उससे पॉलिस्टर बन जाएगा। पॉलिस्टर फैब्रिक जो होता है ये आसानी से रिंकल नहीं होता, यानी कि इसके अंदर है ना इस तरीके से रिंकल नहीं होएगा ये, ठीक है, क्रिस्प रहता है, बहुत ही आसान है इसको साफ करना, इसलिए इससे है ना हम ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। और आपने देखा होगा पॉलिस्टर के लोग शर्ट पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं। टेरिलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर का टाइप है, ठीक है। और इसको आप है ना फाइबर्स में, बहुत ही पतले पतले फाइबर्स में इसको ड्रॉन कर सकते हो, इसको आप बुन सकते हो आराम से, पॉलिस्टर। उसके बाद आता है पेट। तो आपको पता है जो पेट होता है ना, वो एक पॉलिस्टर का फॉर्म है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में जितनी भी बॉटल्स होती है ना, फ्रिज में आपके जो भी बॉटल्स रखी होती है, बर्तन रखे होते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो किसके बने होते हैं? पेट के बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो वाटर बॉटल्स होती है वो पेट की बनी होती है। तो पॉलिस्टर किससे मिलके बना हुआ है? पॉली यानी कि मैनी, ईस्टर की रिपीटिंग यूनिट्स अगर आपने लगाए तो आपको क्या मिल जाएगा? पॉलिस्टर बन जाएगा। और ईस्टर क्या होता है? एक केमिकल होता है, ठीक है। उसके बाद पॉलीकूट, पॉलीकॉट क्या होता है और पॉलीवूल क्या होता है? तो पॉलीकॉट का मतलब होता है पॉलिस्टर में अगर आपने कॉटन को मिक्स कर दिया तो इसको हम बोलेंगे पॉलिस्टर प्लस कॉटन। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एक मार्क में, पॉलीकॉट क्या होता है? पॉलिस्टर प्लस कॉटन, पॉलिस्टर प्लस वूल, पॉलिस्टर प्लस नाइलॉन, कुछ भी ऐसे ऐसे करके उन्होंने लिखा होगा। तो आपको मालूम होना है कि पॉलीकॉट का मतलब होता है पॉलिस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवूल का मतलब होता है पॉलिस्टर प्लस वूल, ठीक है। तो कितना आसान है, दोनों वर्ण यही लिखे हुए हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, पॉली का बना देना पॉली ईस्टर, कॉट का बना देना है कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रिलिक, जिसको हम सिंथेटिक वूल बुलाते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिल्क हम किसको बुला रहे थे? रेयन को बुला रहे थे। एक्रिलिक को हम क्या बुलाते हैं? सिंथेटिक वूल बुलाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़े बनाने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? नेचुरल फाइबर से ज्यादा इस्तेमाल हम आजकल सिंथेटिक फाइबर का करना है। एक तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा नेचुरल फाइबर आप कहाँ से लाओगे, ठीक है। उसके बाद है ना ये ड्यूरेबल बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। अगर आपके कपड़े सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए हैं, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे, ठीक है। और बहुत आसान है, ठीक है, मतलब उनको लैब में बना सकते हैं। नेचुरल इतनी सारी कपास आप कहाँ उगाओगे? एकदम से सोचो बारिश पड़ गई या ज्यादा अजीब सी सिचुएशंस हो गई तो आपकी पूरी फसल खराब हो जाती है। उसके बाद होता है सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो बहुत ही पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बन गए हैं आजकल, ठीक है। तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलते हैं, एक्सपेंसिव कम होता है। आप अगर आप ओरिजिनल सिल्क का साड़ी खरीद रहे हो ना, ओरिजिनल कॉटन खरीद रहे हो, बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप नायलॉन और पॉलिस्टर के कपड़े खरीद रहे हो, इतने महंगे नहीं होते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, हर जगह इजीली अवेलेबल है, आराम से उनको आप मेंटेन कर सकते हो, सफाई करके रख सकते हो। आपको पता है सिल्क की साड़ी के साथ बहुत सारी केयर आपको करनी पड़ती है अगर ओरिजिनल सिल्क की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक है ना एक पॉलीमर ही है, सिंथेटिक फाइबर है। प्लास्टिक क्या है ना, सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता, कहीं पर ये लीनियर होगा और कहीं पे क्रॉस लिंक्ड होगा, यानी कि कहीं पर तो ऐसा होगा कि सिंपल सिंपल लेन चेन लाइन में जा रहा है और कभी कभी क्रॉस लिंकिंग भी होगी। तो पॉलीथीन जो है वो एक प्लास्टिक का एग्जांपल है। तो पॉलीथीन कैसे मिलके बनी होती है? पॉली प्लस ईथीन, तो ईथीन भी एक केमिकल का नाम है। तो जब आप है ना ईथीन की बहुत सारी यूनिट्स को आपस में जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? पॉलीथीन मिल जाती है। तो आपके जो पॉलीथीन बैग बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? पॉलीथीन से बने होते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका प्लास्टिक कितने टाइप का हो सकता है, तो हमारा जो प्लास्टिक है वो दो टाइप का हो सकता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो ऐसा प्लास्टिक है जिसको है ना आप इजीली उसकी शेप को बदल सकते हो। अगर आप उसको गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो ना, बेंट कर रहे हो, बहुत ज्यादा पावर से आप उसको बेंट कर रहे हो तो वो बेंट हो जाता है इजीली, उसकी शेप जो है वो बिगड़ जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, इसलिए इसको हम क्या बुलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक बुलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में कौन आता है, पॉलीथीन एंड पीवीसी। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि थर्मोप्लास्टिक कौन है इनमें से, तो पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, मेलामाइन उन्होंने लिख रखा होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है और कौन थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने एक पर्टिकुलर शेप जो दे दी ना, उनको आप बहुत आसानी से डिफॉर्म नहीं कर सकते, उनकी शेप को आप खराब नहीं कर सकते। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। तो बेकेलाइट जो है वो एक पुअर कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से ट्रांसमिट नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, आपके बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए बेकेलाइट का इस्तेमाल होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि बेकेलाइट पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का या गुड कंडक्टर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेकेलाइट जो है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, पुअर कंडक्टर है और यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मेलामाइन जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल है, ये इतना वर्सेटाइल है कि ये फायर तक को रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए आपके घर में ना बहुत बार जब फ्लोर टाइल्स और किचन वेयर टाइल्स बन रही होती है, फैब्रिक्स बन रहे होते हैं, तो किससे बने होते हैं, मेलामाइन से बने होते हैं। ठीक है, इवन आप पोर्ट लेने जाओगे ना अपने पौधों के लिए, तो वो भी कभी कभी आपको बताएंगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट से बना हुआ है, मेलामाइन से बना हुआ है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। उसके बाद प्लास्टिक के कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता। जैसे अगर आप लोहे को देखोगे ना, लोहा पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, खराब हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। प्लास्टिक के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक जो है वो बहुत ही हल्की होती है, ठीक है, ड्यूरेबल होती है, बहुत लंबे टाइम तक आप कोई भी प्लास्टिक की चीज खरीद के लाए हो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। ठीक है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं हमारे प्लास्टिक। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल क्या चीजें होती हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या चीजें होती हैं। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसको आप आसानी से नेचुरल प्रोसेस से डीकम्पोज कर सकते हो। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई अगर उस पर लग जाएंगे और वो उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट बैक कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके घर में वेजिटेबल वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, सब्जियों के छिलके हैं, थोड़े दिन के बाद अगर आप उसको मिट्टी में दबा दोगे तो वो एकदम गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनको डिकम्पोज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि आपकी पॉलीथीन, अगर आप पॉलीथीन कहीं पर डाल रहे हो ना, हजारों साल तक वो वहीं पड़ी रहेगी, डिकम्पोज नहीं होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद आता है 4R का कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4R किस लिए स्टैंड करते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। यानी कि आपको सबसे पहले तो कोशिश करना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को आप कम से कम इस्तेमाल करो, रिड्यूस करो। फिर ठीक है, अगर आपने इस्तेमाल कर लिया उसको बार बार रीयूज करो। ट्राई करो कि आप प्लास्टिक का जो बॉटल लाए हो उससे आप कोई भी, आपका कोई भी सामान आया था प्लास्टिक के किसी चीज में, उसमें आप कोई दूसरी चीज लगा दो, कोई दूसरी चीज उसमें स्टोर करके रखो, रिसाइकल करने की कोशिश करो, रिकवर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये आपको 4R मालूम होना चाहिए।